हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और सुपर कमांडर ध्रुव की बर्फ की चीता का दूसरा भाग हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बर्फ की चीता का दूसरा भाग। और 5 मिनट बाद जब ध्रुव वापस आया तो उसके हाथ में एक हथियार था। यह रही उन प्राणियों के पिस्तौल जो लड़ाई में एक प्राणी के हाथ से गिर गई थी। अब मैं उनके हथियार से उन्हीं को मात दे दूंगा। यह जगह हंगामा शुरू करने के लिए एकदम सबसे अच्छी है। 1 2 3 हथियार का ट्रिगर दबा और चारों तरफ की सर्द हवा पल भर में लू में बदल गई। सतह की बर्फ तेजी से पिघलने लगी और बर्फ में जकड़ी चट्टानें अपना आधार खोकर लुढ़कने लगी। ध्रुव ने एक ही वार से नीचे बहती उबलती नदी का रास्ता रोक दिया। पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। पानी वापस अंदर आ रहा है। स्विच बंद करो। एक बटन दबा और पानी का बहाव धीरे धीरे बंद हो गया। अब तो पानी सिर से ऊपर हो गया। अबे अभी कहाँ? अभी तो पानी सिर्फ घुटने तक ही आया है। अगर बात समझ में ना आए तो चोंच बंद ही रखा करो। मेरा मतलब है कि अब बात हद से पार हो गई है। अब इस लड़के को काबू में करना ही पड़ेगा। ध्रुव बेखबर नीचे गिरे पत्थरों को ध्यान से देख रहा था और उसके चारों ओर शिकंजा कसता जा रहा था। इधर जिंगालू का मन बेचैन था। मैंने तो ध्रुव को मार ही डाला था, फिर भी उसने अपने को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी और मैं इस वक्त उसकी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर। अगर ध्रुव को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तभी यह कौन है? पिताजी ने तो किसी भी यति को शाम के बाद बाहर निकलने को मना किया है। यह जहाँ यह जो भी उधर ही जा भी उधर ही रहा है जिधर ध्रुव गया था। उसे छुप छुप कर जाने के अंदाज से पता चल रहा है कि इसके इरादे नेक नहीं हैं। इसका पीछा करके देखना पड़ेगा कि यह आखिर जा कहाँ रहा है। उधर ध्रुव 3 प्राणियों के बीच में घिरा था और सबके हाथों में वही खतरनाक हथियार थे जो ध्रुव ने पुरानी चाल एक बार फिर आजमानी चाहिए। क्लिक। इस हथियार की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। इस वक्त यह मेरी हत्या करने में भी नहीं हिचकेंगे। लेकिन तड़ाक, यह भी पक्का है कि इस हथियार का प्रयोग अपने ही साथियों पर नहीं करेंगे और इस बीच में अपना काम कर लूँगा। ध्रुव का निशाना अचूक था। बाकी दोनों प्राणी के हथियार भी गहराई खाई में जा गिरे। अब मुकाबला 3 से 1 का था और ध्रुव की नज़र में यह मुकाबला बराबर का था। अब मैं जो कुछ करूँगा इनके लिए मुझे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं। तो यह तो गए, लेकिन इतनी देर में इसके दोनों साथी मेरे पास आ पहुँचे हैं। अच्छा ही हुआ, वरना मुझे चलकर इनके पास जाना पड़ता। यह गया नंबर 2। गुस्से से भरे ध्रुव के हर वार में बुलडोजर की सी ताकत भरी हुई थी। अब नंबर 3 की खबर लूं। पहले इनको अच्छी तरह से पीटकर अपना गुस्सा निकाल लूं। उसके बाद इनसे पूछूंगा। खेल लगभग खत्म हो चुका था। ध्रुव लगभग जीत चुका था कि तभी उसके सिर पर पीछे से एक कायरपूर्णता वार हुआ और ध्रुव का मस्तिष्क दूसरे बार अंधेरे में डूबता चला गया। जंगालू यह सब देख रहा था तो मेरा शक सही निकला। हमारे दल का कोई यति इन प्राणियों से मिला हुआ है, वरना यह कभी हो ही नहीं सकता कि यह प्राणी हमारी नाक के नीचे रहे और हमको पता ना चले। लेकिन अब यह ध्रुव को कहाँ ले? वाह, चट्टानों का हिस्सा दरवाजे की तरह खुल गया। यानी यह चट्टान ही इनके छुपने के गुप्त स्थान है। मैं अभी इन सब को
नहीं, इस वक्त मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मुझे मदद जुटानी होगी, लेकिन कैसे? अगर पिताजी के पास जाऊंगा तो वे फिर कह देंगे कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। बाद में वे गद्दार यति को चाहे मृत्युदंड दे दें, लेकिन तब तक ध्रुव का क्या होगा? अचानक जिंगालू की आंखें चमक उठी। हाँ, एक जगह से मदद मिल सकती है। उधर ध्रुव को जब होश आया तो हा हा हा, जाग गए बच्चे, हमारे सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो हिंदुस्तानी बोल रहे हो, कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारे जीवन दाता हैं लड़के, तुम अब तक हमारी कृपा से जीवित हो। यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी कृपा से जिंदा है, लेकिन तुम हो कहाँ के? तुम जैसे प्राणी तो मैंने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे। हा हा हा, सुनो इसकी बात। यह तो हम लोगों को अभी से ही दूसरी दुनिया में पहुंचा दे रहा है। मेरे ख्याल से इसको असलियत बताने में कोई हर्ज नहीं है। जरूर, लेकिन यह सब बताने से पहले इस खतरनाक लड़के को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। एक बटन दबा और ध्रुव के चारों तरफ रोशनी की छड़ें खड़ी हो गई। तो बच्चे, मरने से पहले अपनी मौत को अच्छी तरह से देख ले। तुम कमीने, हमारे देश में तबाह करने की तुम्हारी नापाक कोशिश कभी नहीं होगी नादान लड़के। इसके वक्त तुम उसी चट्टान के अंदर हो जिसके नीचे से उबलता पानी आ रहा है। यह चट्टान वास्तव में एटॉमिक जनरेटर की बिल्डिंग है। इस वक्त तुम्हारे पास वही एटॉमिक जनरेटर है, और जब तक हमारा जनरेटर चालू रहेगा तब तक हम इसकी प्रचंड ऊष्मा के जरिए बर्फ को पिघलाकर तुम्हारे देश को डुबाते रहेंगे। हम तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह से तहस नहस कर देंगे कि तुम्हारा देश बिना किसी प्रतिरोध के हमारा गुलाम बन जाए। और यह सूट जिसको पहनाकर हम तुमको तुम्हारे ग्रह के प्राणी लगे हैं, वास्तव में एंटी रेडिएशन सूट है। हमारी पिस्तौल भी अणुशक्ति से चलती है, समझ गए? लेकिन इस स्थान पर इतना बड़ा एटॉमिक स्टेशन बनाना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। इसमें जरूर किसी ने तुम्हारी मदद की है। कौन है वो? तुम ठीक समझे। अपने पीछे मुड़कर खुद देख लो। यतिराज, तुम? हाँ बेटे, मैं तुम्हें मुझको देखकर झटका तो जरूर लगा होगा, लेकिन मेरे सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। झटका लगा तो, लेकिन हल्का सा। तुम्हारे मुंह से ट्रांसमीटर शब्द सुनकर ही मुझे कुछ शक हुआ था। यह शब्द ऋषि मुनि नहीं सिखाते। तुम जैसे गद्दारों के कारण हमारा देश सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। तुमने अपने ही देश को बेच दिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पहली बात तो यह कि हम भारत की सीमा में रहते जरूर हैं, लेकिन इस देश के नागरिक नहीं, इसीलिए मैं गद्दार नहीं हूँ। उधर कुछ सालों से हिमालय पर मनुष्यों का आगमन इतना बढ़ गया है कि हम यतियों को छिपे रहना असंभव हो गया है। यह पक्का हो गया है कि आने वाला सालों में कोई ना कोई हमें अवश्य ही ढूंढ निकालेगा। तब मैंने बेहतर यही समझा कि मैं खुद ही यतियों को लेकर किसी देश की शरण में चला जाऊं, और इस क्षेत्र के देशों में मुझे ज़्यादा ताकतवर लगा है, उसी देश का शरण में चला गया। ताकतवर की शरण में जाने से ज़्यादा अच्छा दयावान की शरण में जाना होता है यतिराज। अगर तुम भारत को अपना दोस्त समझते तो तुम्हारे एक एक यति की खातिर हमारे 100 जवान हंसते हंसते कुर्बान हो जाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम किसी को यह नहीं बता पाओगे कि तुमने क्या देखा। एक मिनट, अगर यह तुम्हारे दोस्त हैं यतिराज, तो इन्होंने तुम्हारे बेटे जिंगालू पर हमला क्यों किया? हा, मैंने भी इससे पहले सवाल यही किया था। दरअसल मेरे सिवा और कोई यति
कोई यति मेरी इन दोस्तों के बारे में नहीं जानता। इनके बारे में मैं यतियों को सही वक्त आने पर ही बताऊंगा। जिंगालू को दूर से आते जाते देखकर इन लोगों ने समझा कि मैं इनसे मिलने आ रहा हूं, पर पास आकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। तब तक जिंगालू इनको देख चुका था। अब इनके सामने सिर्फ यही रास्ता था कि मेरे आने तक जिंगालू को बंदी बनाकर रखे, ताकि मैं आकर उसको सारा माजरा समझा सकूं। लेकिन जिंगारू सारा माजरा समझने के लिए खुद ही आ गया था। मुसीबत में दोस्त की ही काम आता है। भरंगी, इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। फिक्र मत करो दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अंदर हुनसुक देखो, एक और यति। यह तो जिंगालू है, लगता है इसको कुछ शक हो गया है। इस बार इसको जाने देना खतरे से खाली नहीं है। तुम जाकर चुपचाप इसका पीछा करो, देखो कि यह क्या करता है। जरूरत पड़ने पर अनु पिस्तौल का प्रयोग करना, पर मैं अकेला ही। अगर 2 लोग साथ गए तो यतिराज को शक हो सकता है, लेकिन बाहर जाने की क्या जरूरत है। वीडियो स्क्रीन पर सब कुछ दिख तो रहा है, लेकिन बर्फ गिरनी शुरू हो गई है गधे। जल्दी ही हमारे कैमरे के लेंस बर्फ से ढक जाएंगे, फिर हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तू जाता है डरपोक, या तुझे लात मार कर भेजूं? हमारी चाल कामयाब रही। भरिंगा, चट्टान का दरवाजा खुल रहा है। अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। कहाँ गया वह जिंगालू का मेरा मतलब है यतिराज का बच्चा? वह रहा, लेकिन वह तो चट्टान से दूर जा रहा है। इस चट्टान पर चढ़कर देखूं तो दूर तक दिखाई पड़ेगा। हनसुन ने एक पैर चट्टान पर रखा और तभी चट्टान खड़ी हो गई। साथ ही एक पत्थर जैसा हाथ प्राणी के शरीर से आ टकराया। बेहोश होने से पहले हनसुन चीख भी ना पाया। शाबाश भरिंगा। लेकिन जिंगालू, जरा आकर तो देखो कि यह कौन है। यह तो अब मुझे सारा माजरा समझ में आ रहा है। तुम तुरंत जाकर यतियों को यहाँ बुलाकर लाओ, तब तक मैं इन दुष्टों से निपटता हूँ। और चट्टान के अंदर हमने तुमको सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा है ताकि तुम अपनी आंखों से अपने प्यारे देश की तबाही देख सको। कल सुबह तक हमारी फौजें यहाँ पर पहुँच जाएंगी और फिर तुम हमसे दया की भीख मांगोगे। कल सुबह भारतीय फौज यहाँ पर कल शाम से पहले नहीं पहुँच सकती, यानी इस महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र पर इन दरिंदों का अधिकार हो जाएगा। तुमने हमारी योजना देखी यतिराज, अब तुमको हमारे दोस्त बनने का इनाम मिलेगा। हम तुमको एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा देंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि सभी गद्दार दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं। जिंगालू बेटे, अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा। यतिराज अपने देश को बेचने वाला दलाल मेरा बाप कभी नहीं बन सकता। तुमने यतियों से हर कदम पर झूठ बोला है। तुमने कहा कि कुछ लोग यतियों पर जासूसी कर रहे हैं। इसी धोखे में मैंने ध्रुव पर हमला किया। तुमने यतियों को झूठा डर दिखाकर शाम के बाद निकलने को मना कर दिया, ताकि तुम बेखटके अपने नए दोस्तों से मिलने आ सको। मैंने जो भी किया वह सब यतियों की भलाई के लिए ही है, और मुझे यह करने से रोकने वाले मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो तुम भी अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ यतिराज। जिंगालू यतिराज की तरफ लपका और मानो 2 पहाड़ आपस में टकराए। धम। गुस्से से पागल दोनों बाप बेटे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। तड़ाक तड़ाक। यतिराज का युद्ध का अनुभव जिंगालू से कहीं ज्यादा था। धड़ाक।
लेकिन जिंगालू के शरीर में ताकत यतिराज से अधिक थी। कंट्रोल पैनल टूट गया और ध्रुव को बंदी बनाने वाली रोशनी की सलाखें गायब हो गई। पर इस समय किसी का ध्यान उस पर नहीं था। यह दोनों बंदर तो पूरा एटॉमिक सेंटर तोड़कर हमारी सारी मेहनत को बर्फ में मिला देंगे। इनको ख़त्म कर दो, करके ही स्टेशन को बचाया जा सकता है। तो सोच क्या रहे हो? भून डालो सालों को। लेकिन इससे पहले कि उनकी उंगलियां घातक ट्रिगर पर दब पाती, तड़ाक! तुम लोग तो यतिराज को सचमुच ही दूसरी दुनिया में पहुंचा रहे थे, क्योंकि तुम्हारी सरकार अपने दोस्तों को इनाम में सिर्फ मौत ही देती है। जो मन में आए बको, सुबह होने वाली है। अब हमारी फौज यहाँ से कुछ ही दूरी होगी और उनको आते ही तभी एक जोरदार धमाके ने बाकी सारी आवाज़ें दबा दी। अरे जनरेटर चालू हो गया और कंट्रोल पैनल टूट चुका है। यानी अब हम जनरेटर को बंद नहीं कर सकते। जनरेटर ने पूरी शक्ति से बर्फ को दोबारा पिघलाना शुरू कर दिया। उबलते पानी की प्रचंड धार फिर से बह निकली। पानी का रास्ता रोके जाने वाली पत्थर भी धार के सामने टिक ना सके। जनरेटर की गति नियंत्रण से बाहर होने के कारण जोड़ पकड़ रही थी। तेज गति के कारण स्पार्किंग शुरू हो गई थी। भागो, जनरेटर फटने वाला है। पलक झपकते सभी बाहर निकल आए। भागो ध्रुव, तुम रुक क्यों गए? भागकर कहाँ जाएंगे? इस एटॉमिक सेंटर के धमाके से कई किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाएगा। तुम कुछ मिनटों में इतनी दूर नहीं भाग सकते। अब तो मरना ही है। लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ध्रुव। मैं तुम्हारा और तुम्हारे देश का दुश्मन बन गया था, लेकिन अगर तुमने अपनी जान की बाजी ना लगाई होती तो हम दोनों अब इस धरती पर ना होते। तुमने मेरी आँख खोल दी बेटे। कोई बुजुर्ग मुझसे माफ़ी मांगे, यह मेरे लिए शर्म की बात है। पर अगर मेरे ऐसा करने से आपको शांति मिले तो मैं फिर से आपको अपना दोस्त कहता हूँ। धन्यवाद बेटे। अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मौत से तो मैं भी नहीं डरता, पर इस धमाके से जो बर्फ पिघलेगी वह पानी पूरे उत्तरी क्षेत्र में विनाश की लहर। अचानक ध्रुव की आंखें तेज गति से बहते पानी को देखकर चमक उठी। जिंकारू, जल्दी बताओ, तुम इतने तेज बहते पानी में तैर सकते हो? मेरे पिता ने अपनी भूल मान ली है। इस वक्त अगर तुम कहो तो मैं इस नदी का रुख भी मोड़ सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त बहुत कम है यतिराज। अब मेरा एक हाथ पकड़िए और जिंगारू तुम मेरा दूसरा हाथ पकड़ो। हम 2 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तीनों आकृतियां तेजी से बहते पानी की तरफ गिरी और फिर पलक झपकते ही तीनों नजरों से गुम हो गए। दूसरी तरफ दुश्मन देश की सेना अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी। कामरेड, यह दोनों हमारी तरफ भागते क्यों आ रहे हैं और यह चिल्ला क्यों रहे हैं? भागो, जनरेटर फटने वाला है, भागो। इन शब्दों ने दुश्मन सेना पर जादू का असर कर दिया। भयभीत सैनिक के कदम भागने के लिए उठे। भागो भागो। लेकिन पाप का घड़ा फूट चुका था। पल भर में हिमालय की छाती पर लाशों की लाशें बिछी गई। बड़ा इस धमाके की गवाह सिर्फ 6 आंखें थी। बुराई का अंत सिर्फ विनाश ही है। अगर मैं बुराई का साथ देना जारी रखता तो मेरा भी यही हाल होना था। जानते हो ध्रुव, पहले हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब से हम मानवों की संगत में आए हैं तब से हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। लेकिन अब तो हम दुनिया के सामने आ गए हैं। अब ना जाने हमारा क्या होने वाला है।
कुछ भी नहीं होगा यतिराज। आपके बारे में जानने वाले सभी व्यक्ति मारे जा चुके हैं, सिवाय मेरे दुश्मन। देश के गिने चुने व्यक्ति ही आपके विषय में जानते होंगे। उनसे बचने के लिए मेरा सुझाव है कि आप अपना रहने का स्थान बदल दें। बाकी रहा मैं तो यह मेरा वादा है कि मैं किसी को भी आप लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा। आप लोग वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। धन्यवाद ध्रुव। तुमको जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हिमालय पर हमको कहीं से भी बुला लेना। हम कहीं पर भी तुम्हारी आवाज़ हम जरूर सुन लेंगे। ध्रुव अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा दूर जाती दो आकृतियों को देख रहा था। फिर बाद में, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया ध्रुव। एक ही झटके में दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए। लेकिन सच कहो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि यह काम तुमने अकेले किया। तुम स्टेशन तबाह करने के बाद वहां से उफनती नदी में कूदकर जिंदा कैसे बच निकले? कोई आदमी पहाड़ी नदी में कूदकर जिंदा नहीं बच सकता। सिर्फ इतना समझ लीजिए सर कि अब भी कोई राम बनकर दुष्टों की विनाश के लिए निकलता है तो उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं से हनुमान आ ही जाते हैं। समाप्त। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।